हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज़्म, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। इससे पहले हम 3 वीडियो देख चुके हैं। उसमें प्रकाश संश्लेषण के संबंधित पर्णहरित या हरित लवक की संरचना, पर्ण क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, उसकी स्ट्रक्चर, और उसके बाद जो हरित लवक है उसके अंदर पाए जाने वाले ग्रेना, किस प्रकार ग्रेनल मेम्ब्रेन जो है वो उसे अपने आप को फोल्ड करके या उसकी जो झिल्ली होती है वो अपने आप को अरेंज करके ग्रेनल या ग्रेनम और थाइलेगोइड की संरचना को बनाती है। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। आपको वीडियो में एक इक्वेशन दिखाई दे रही है। इक्वेशन में आप देख सकते हो 6CO2 + 6H2O C6H12O6 ऑर्गेनिक मैटर और ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट के रूप में जो होता है वो बनता है। और ये प्रक्रिया जो होती है, ये प्रोसेस जो होता है वो पर्णहरित में पाया जाता है और प्रकाश की उपस्थिति भी ये पूरी मैकेनिज़्म है वो अप्लाई होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को हम यदि मोटे रूप से देखें तो 2 स्टेप में ये पूरी होती है, एक लाइट रिएक्शन और दूसरी डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन या ऐसी प्रक्रिया जो लाइट की प्रेजेंस में या सूरज का प्रकाश उसके लिए आवश्यक होता है, और डार्क रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके लिए सूरज का प्रकाश उतना आवश्यक नहीं है। मतलब कि वो लाइट रिएक्शन के द्वारा बनने वाले प्रोडक्ट को ही वो एनर्जी के प्रोडक्ट को वो यूज़ करती है और उसको डार्क रिएक्शन या बिना लाइट के प्रोसेस के अंदर पूरा करता है। लाइट रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल फेज़। मतलब कि फोटोकेमिकल फेज़ मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिसके द्वारा प्रकाश की ऊर्जा को काम में लिया जाता है, और यह प्रक्रिया जो होती है वो ग्रेना में पूरी होती है। लाइट रिएक्शन कहाँ पूरी होगी? ग्रेना में पूरी होती है। जबकि डार्क रिएक्शन थर्मोकेमिकल फेज़ कहलाती है। इस फेज़ का जो प्रोसेस होता है वो स्ट्रोमा के पार्ट में होता है। हमने पर्णहरित की संरचना को देखा, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखा। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो मुख्य रूप से 2 भागों में बंटा होता है। एक भाग जो कहलाता है वो ग्रेनम होता है और दूसरा भाग होता है वो स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो होता है इसका ए ग्रेनल पार्ट होता है। यहाँ पर ऐसे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या ऐसे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो ग्रेना में नहीं होते हैं, और ग्रेना जो होता है वो लाइट रिएक्शन को पूरा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इस प्रकाश संश्लेषण की सिर्फ इस प्रक्रिया को ही हम समझेंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स के द्वारा ऑक्सीजन का इवॉल्व होना या ऑक्सीजन किस प्रकार टूटती है, और ऑक्सीजन टूटने के प्रोसेस को और वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा किस प्रकार वो अनेक एनर्जी प्रोडक्ट बनते हैं उसके बारे में समझेंगे। आधा भाग हम आज समझेंगे या इसकी लाइट रिएक्शन को हम समझेंगे। ये कहलाती है लाइट रिएक्शन या प्रकाश में होने वाली अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया जो होती है इसको CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन बोलते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड का स्थायीकरण बोलते हैं या स्थिरीकरण बोलते हैं। वो प्रक्रिया कहलाती है डार्क रिएक्शन, जिसके लिए लाइट की आवश्यकता नहीं होती है, और वो प्रक्रिया स्ट्रोमा वाले भाग में पूरी होती है। तो हम समझते हैं पहले लाइट रिएक्शन या प्रकाश अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में, ये डायग्राम मैंने आपको फोटोसिंथेसिस पार्ट फर्स्ट की वीडियो में भी थोड़ा बहुत समझाया था कि इसके अंदर कुछ पिगमेंट्स या वर्णकों का तंत्र पाया जाता है जो अपने आप को थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर अपने आप को अरेंज रखता है। ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है जो अपने आप को फोल्ड रखती है। ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है जो अपने आप को फोल्ड रखती है और अपने आप को अरेंज करती है, जिसके अंदर PS सेकेंड, PS फर्स्ट, ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर अपने आप को अरेंज रखते हैं। तो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन का कुछ पार्ट जो होता है वो विजिबल होता है और कुछ पार्ट जो होता है इनविजिबल होता है, और उसके बीच में कुछ ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स और साथ में साइटोक्रोम P6 और F कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर भी इनके बीच में अरेंज होती है। तो सभी ये कंपोनेंट जो होते हैं वो अपने आप को अरेंज करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर या संरचना है, इसके अंदर कौन कौन से और मॉलिक्यूल्स या कंपोनेंट पाए जाते हैं या पिगमेंट्स कौन से पाए जाते हैं, ये हम इससे पहले की वीडियो में समझ चुके हैं। यदि वो टॉपिक आपको समझना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है उस वीडियो का, फोटोसिंथेसिस पार्ट 3,
उन कंपोनेंट्स की पूरी स्ट्रक्चर बता रखी है, किस प्रकार अरेंज होते हैं वो समझा रखा है। तो यहाँ हम समझते हैं कि लाइट रिएक्शन या जो प्रकाश संश्लेषण में होने वाली प्रक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है वो कैसे पूरी होती है। तो यहाँ पर इस लाइट रिएक्शन के अंदर दो कंपोनेंट सिस्टम काम में लेते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। उन्हें बोलते हैं PS फर्स्ट और PS सेकंड, या इसको बोलते हैं प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकंड। ये सूरज की प्रकाश की किरणों को अलग अलग वेवलेंथ के ऊपर उन्हें ट्रैप करते हैं, उन्हें वो अब्जॉर्ब करते हैं और अलग अलग वेवलेंथ के ऊपर इनके अंदर कुछ रिएक्शन सेंटर पाए जाते हैं, अभिक्रिया केंद्र पाए जाते हैं। वो पिछले वीडियो में हम समझ चुके हैं, उस वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि ये आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पहले आप उन टॉपिक्स को पहले समझने के बाद यहाँ तक आओगे, तभी ये टॉपिक पूरा समझ में आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर पूरा फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम अपने आप को अरेंज रखता है, और वही पिगमेंट सिस्टम जो होता है वो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर व्यवस्थित होकर प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन को या दिन में होने वाली अभिक्रिया को या प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया को पूरा करता है। PS फर्स्ट और PS सेकंड, इनका अरेंजमेंट भी यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके बाद होता क्या है, देखो जो लाइट रिएक्शन होती है उसका रिएक्शन सेंटर जो होता है उसके अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को रिसीव करते हैं और अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को रिसीव करके अनेक एनर्जी प्रोडक्ट बनते हैं। उन एनर्जी प्रोडक्ट को हम बोलते हैं ATP और NADPH प्लस H पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स के रूप में बनता है। जैसे ही लाइट को ग्रेना मॉलिक्यूल्स के द्वारा ग्रेना के अंदर पाए जाने वाले क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, तो वहाँ पर ATP को ATP में बदल दिया जाता है और NADP को NADPH में बदल दिया जाता है, जो एक प्रोडक्ट होते हैं, बाय प्रोडक्ट होते हैं, जिसको डार्क रिएक्शन के अंदर CO2 के फिक्सेशन के लिए या डार्क रिएक्शन को पूरा करने में हेल्प मिलती है। तो एनर्जी प्रोडक्ट बनते हैं। वो एनर्जी प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, किस प्रकार बनते हैं, उसी को हम समझेंगे। इस पूरे प्रोसेस के अंदर जैसे ही लाइट रिएक्शन के अंदर या लाइट की रेज ग्रेना के द्वारा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के द्वारा अब्जॉर्ब की जाती है, तो उस ATP के फॉर्मेशन को ही हम बोलते हैं फास्फोराइलेशन या फोटोफास्फोराइलेशन, फास्फोलीकरण या प्रकाशीय फास्फोलीकरण। इसकी सीधी सी परिभाषा ये है कि प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित के अणु सूरज के प्रकाश को ऑब्जॉर्व करते हैं और उसके द्वारा ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी प्रोडक्ट बनते हैं। तो प्रकाश की उपस्थिति में ATP के निर्माण की प्रक्रिया को हम फोटोफास्फोराइलेशन कहते हैं, प्रकाशीय फास्फोलीकरण कहते हैं, जो ATP को ATP में बदलते हैं। और प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसलिए हम इसको फोटोफास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन का मतलब ATP का निर्माण होना, और फोटो मीन्स प्रकाश, तो प्रकाश की उपस्थिति में ATP का निर्माण होना ही फोटोफास्फोराइलेशन कहलाता है। अब ये फास्फोराइलेशन होता क्या है, मतलब कि ATP का फॉर्मेशन होता कैसे है या किस प्रकार पौधे अपने लिए ATP का निर्माण करते हैं। लाइट रिएक्शन के अंदर फोटोफास्फोराइलेशन की प्रोसेस को हम दो चरणों में समझ सकते हैं। एक तो होता है साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन और एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। जैसे कि मैंने आपको उससे पहले की वीडियो में बताया था कि जो पिगमेंट सिस्टम होते हैं वो प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, प्रकाश की ऊर्जा को ट्रेस करते हैं। उसके अंदर एंटीना, कोर और रिएक्शन सेंटर पाए जाते हैं। एंटीना के द्वारा कुछ मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेज में आते हैं, एक्साइटेड स्टेज में कुछ मॉलिक्यूल जो कि वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं कोर मॉलिक्यूल्स के अंदर, और कोर मॉलिक्यूल्स उसको हम रिएक्शन सेंटर के अंदर वो प्रकाश की ऊर्जा को स्थानांतरण करते हैं। और वहाँ पर जैसे ही रिएक्शन सेंटर एक्टिव होता है वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन अपने आप को रिलीज़ करते हैं। तो जैसे ही फोटोन या लाइट का पैकेट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पे गिरता है तो वो फोटो सिस्टम फर्स्ट मतलब कि P700 वाला पिगमेंट सिस्टम एक्टिव होता है। उस पिगमेंट सिस्टम P700 जिसको हम
फोटो सिस्टम फर्स्ट बोलते हैं वो एक्टिव होता है, तो वो केवल साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रक्रिया को ही पूरा करता है। इसको साइक्लिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन अपने आप को एक्साइटेड स्टेज में लेकर जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन फेरिडोक्सिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और प्लेटोसाइनिन में से होता वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वापस रेस्टिंग स्टेज में आकर रुक जाता है, वो कहीं दूसरे उसकी मूवमेंट नहीं होती है। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्साइटेड स्टेज में आता है तो इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल्स में से मूव करता हुआ वापस रेस्टिंग स्टेज में या स्थिर अवस्था में आ जाता है, जिसके अंदर फेरिडोक्सिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन में से होता हुआ निकलता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। मतलब कि इलेक्ट्रॉन साइक्लिक वे में वापस उसी स्टेज पर वापस आ जाता है, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो साइटोक्रोम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन की फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होते हुए कुछ एनर्जी के रूप में वो कुछ एनर्जी रिलीज़ करता है, और वही एनर्जी जो होती है वो ATP के रूप में बनती है। मतलब कि वही एनर्जी जो होगी ATP के रूप में बनती है। वो एनर्जी कैसे बनती है हम आगे केमियोस्मोटिक थ्योरी में पढ़ेंगे, किस प्रकार जो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के साथ एनर्जी को बनाते हैं। यहाँ हमें यही समझना है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब ये होता है कि साइक्लिक वे में इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ PS फर्स्ट पिगमेंट सिस्टम में अपने आप को मूव करता है और कुछ एनर्जी को रिलीज़ करता है, और वही एनर्जी जो होती है वो ATP के रूप में बनती है। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट जो होता है वो ATP के रूप में बदल देता है। तो साइटोक्रोम जो है वो एक तरह का क्या है, प्रोटीन ग्रुप है, जिसके अंदर हीम ग्रुप पाया जाता है और उसके अंदर Fe मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। और Fe मॉलिक्यूल भी वास्तव में क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और खुद को रिड्यूस कर लेगा, और रिड्यूस करके वो अपने आप को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जब होता है तो वहाँ पर एनर्जी प्रोडक्ट वहाँ बनते हैं। तो यहाँ पर PS फर्स्ट के कंपोनेंट हम समझ चुके हैं, उसमें फेरिडोक्सिन, प्लास्टोसाइनिन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोक्विनोन, ये सभी एक सीरीज़ में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे मूवमेंट करेगा वो कुछ एनर्जी को रिलीज़ करेगा, और एनर्जी रिलीज़ करके वो ATP के रूप में प्रोडक्ट को तैयार करेगा। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा पार्ट, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। मतलब कि ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा पौधों के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक्साइटेड स्टेज में होकर उस स्टेज पर वापस प्रवेश नहीं करता जहाँ पर वो एक्साइटेड होता है। मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन नॉन साइक्लिक वे में बिना किसी स्थिर अवस्था में आए दूसरे जगह पर चला जाता है, उससे वापस जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करता है वहाँ वापस नहीं लौटता है, तो उससे हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये P600 और 680 और P700 ये हम समझ चुके हैं। ये किसका पार्ट है, फोटो सिस्टम सेकेंड है, और ये है फोटो सिस्टम फर्स्ट। मतलब कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होते हुए ATP का निर्माण होना प्रकाश की उपस्थिति में, वो कहलाता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर प्रकाश की अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को, प्रकाश के अलग तरंग दैर्ध्य के तरंगों के प्रकाश को जो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और पिगमेंट सिस्टम सेकंड जो होते हैं वो उसे ट्रैप करते हैं और उसको अपने आप को एक्टिव करते हैं। मतलब कि यहाँ पर दोनों पिगमेंट सिस्टम एक साथ एक्टिव होते हैं। मतलब कि लाइट की रेस 680 nm की वेवलेंथ से कम की वेवलेंथ होगी और 700 की वेवलेंथ, दोनों के प्रकाश की तरंगों को ये दोनों सिस्टम एक्टिव करते हैं और एक्टिव करके अपने आप को इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो उसे बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। होता क्या है इसमें, जैसे ही लाइट की रेस एंटीना, कोर और रिएक्शन सेंटर पर पड़ती है तो रिएक्शन सेंटर क्या होता है, एक्टिव हो जाता है और वो रिएक्शन सेंटर एक्टिव होकर इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन को क्विनोन के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है और क्विनोन आगे फिर वो इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। अब प्लास्टोक्विनोन एक तरह का मॉलिक्यूल्स है
जो खुद रिड्यूस होता है, और रिड्यूस होने के लिए उसके पास जैसे ही वो उसके पास इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, वो स्ट्रोमा में से H पॉजिटिव मॉलिक्यूल को रिसीव कर लेता है, और H पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स को रिसीव करने के बाद में खुद PqH2 खुद को रिड्यूस कर लेता है, खुद का अपचेयर कर लेता है, और PqH2 में बदल जाता है। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन उसने क्विनोन से रिसीव किया, इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ से रिसीव कर लिया, और हाइड्रोजन उसने स्ट्रोमा मॉलिक्यूल, स्ट्रोमा मतलब कि ये जो पार्ट सारा की प्रक्रिया है, ये ग्रेना थाइलेकोइड है, ग्रेना के अंदर पूरी होती है, इसके बाहर स्ट्रोमा है, और यहाँ है ल्यूमन। ये ल्यूमन है जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर की कैविटी है, वहाँ पाई जाती है। तो स्ट्रोमा वाले पार्ट से क्या करते हैं, स्ट्रोमा वाले पार्ट से ये प्लास्टोक्विनोन जो है, जैसे ही उसे एक्साइटेड स्टेज के रूप में इलेक्ट्रॉन मिलता है, वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही प्लास्टोक्विनोन, क्विनोन से होता है प्लास्टोक्विनोन में पहुंचता है, तो प्लास्टोक्विनोन में जैसे ही आता है तो वो स्ट्रोमा से H पॉजिटिव आयन को रिसीव करके खुद को रिड्यूस कर लेता है, और PqH2 में बदल जाता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिलीज़ होता है तो वापस ये H पॉजिटिव मॉलिक्यूल को वहाँ से रिलीज़ कर देता है। अब सीधी सी बात ये है, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये जो पूरी की पूरी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, ये रिएक्शन जिस थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर हो रही है, वो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन H पॉजिटिव आयनों को अंदर लेने के लिए तो वो पूरी तरह से परमेबल है, लेकिन इससे H पॉजिटिव आयन बाहर जाने के लिए परमेबल नहीं होती है। ये इम्पोर्टेंट बात है, और इम्पोर्टेंट इस बात को नोट रखो कि स्ट्रोमा के अंदर आने से, स्ट्रोमा से ल्यूमन के अंदर आने के लिए जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है वो H पॉजिटिव आयनों के लिए पारगम्य होती है। स्ट्रोमा से ल्यूमन के अंदर, स्ट्रोमा से ल्यूमन के अंदर H पॉजिटिव आयन आसानी से मूव कर सकते हैं, लेकिन ल्यूमन से वापस स्ट्रोमा, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन से होते हुए स्ट्रोमा में वापस मॉलिक्यूल जाने के लिए H पॉजिटिव आयनों के लिए किसी तरह से पारगम्य नहीं होती है। यही कॉन्सेप्ट जो होता है वो फास्फोराइलेशन के कॉन्सेप्ट को आगे समझने में आसानी होगी। तो हमें ये चीज़ को ध्यान रखना है कि स्ट्रोमा के अंदर थाइलेकोइड मेम्ब्रेन जो है वो स्ट्रोमा से H पॉजिटिव आयन को प्रवेश करने के लिए उत्तरदायी होगी, और वो ल्यूमन तक वो हाइड्रोजन आयनों को प्रवेश करने के लिए पारगम्य होती है। लेकिन जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, जहाँ पर ये PS फर्स्ट और PS सेकंड पाए जाते हैं, इससे बाहर कोई भी H पॉजिटिव आयन नहीं जा सकता। तो हम समझ रहे थे कि जो स्ट्रोमा, जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन PqH2 ने इलेक्ट्रॉन जैसे रिलीज़ किया, वो साइटोक्रोम चेन में आएगा, साइटोक्रोम चेन से प्लास्टोसाइनिन में आएगा, और प्लास्टोसाइनिन से वो इलेक्ट्रॉन पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में चला जाएगा, और पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट से वो वापस इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर फेरेडोक्सिन में चला जाएगा। तो एक तरह का इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक नॉन साइक्लिक वे चला। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड P680 से हुआ, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट यहाँ से होती हुई वापस इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस नहीं आया, वापस इलेक्ट्रॉन P680 में रिएक्शन सेंटर पर नहीं पहुंचा। इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे मूव करेगा वो कुछ एनर्जी प्रोडक्ट को भी बनाता चला जाएगा, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस करेगा, इलेक्ट्रॉन जैसे ही छोड़ दिया जाएगा तो वापस ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फेरेडोक्सिन तक पहुंच जाता है, और फेरेडोक्सिन से इलेक्ट्रॉन जैसे ही पहुंचता है तो वहाँ पर PS फर्स्ट के साथ एक NADP PS फर्स्ट के साथ क्या होता है, एक NADP, जिसको मैंने आपको उससे पहले वीडियो में बताया था, एक साइंजाइम होता है, निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ये एक तरह का साइंजाइम होता है जो खुद को रिड्यूस करने के लिए तैयार रहता है। ये तैयार कब होगा, ये हम इसको आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से अपने को रिड्यूस करता है। अभी तक इतना समझते हैं कि यहाँ पर एक रिएक्शन तो हो रही है, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कहाँ से, P680 से, और उसको वापस फेरेडोक्सिन तक PS फर्स्ट से PS सेकंड से इलेक्ट्रॉन
एक्साइट हुआ और वो मूवमेंट करता हुआ PS फर्स्ट से होता हुआ फेरेडोक्सिन तक पहुंच गया और उससे अनेक एनर्जी प्रोडक्ट जो हैं वो बनते चले गए, जिसके द्वारा हम उसको आगे बढ़ेंगे और कुछ एनर्जी प्रोडक्ट को वो रिड्यूस भी करता है और वो ऑक्सीडाइज भी होते हैं। दूसरी यहाँ पर रिएक्शन होती है ऑक्सीजन इवॉल्व कॉम्प्लेक्स, OEC पाया जाता है किसके पास, PS सेकंड के पास। PS सेकंड के पास ऑक्सीजन इवॉल्व कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। ऑक्सीजन इवॉल्व कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स या हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर करेगा, मतलब कि जल का प्रकाश अपघटन करेगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स या जो ऑक्सीजन इवॉल्व कॉम्प्लेक्स के मॉलिक्यूल जो हैं वो PS फर्स्ट के पास नहीं पाए जाते, इसलिए वो किसी भी तरीके से जल का प्रकाश अपघटन नहीं करता है। लेकिन PS सेकंड के पास फोटो सिस्टम सेकंड या पिगमेंट सिस्टम सेकंड के पास ऑक्सीजन इवॉल्व कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को इवॉल्व करने का काम करता है। और रूबिन और कैमन का प्रयोग हम समझ चुके हैं, उन्होंने किस प्रकार से O18 आइसोटोप्स का यूज़ किया और इस 18 आइसोटोप्स का यूज़ करके उन्होंने ये समझाने की कोशिश की भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का इवॉल्व होता है। लेकिन धीरे धीरे फिर और एडवांसमेंट आती गई और जब PS सेकंड के बारे में पता चला तो PS सेकंड के अंदर विशेष टाइप के कंपोनेंट पाए जाते हैं जो मैग्नीज, क्लोरीन और कैल्शियम आयनों के बने होते हैं। वो कैल्शियम आयन ये सभी मॉलिक्यूल मिलकर ऑक्सीजन इवॉल्व कॉम्प्लेक्स बनते हैं और ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में ये मॉलिक्यूल करते हैं प्रकाश की उपस्थिति में जल का अपघटन करते हैं, जल को तोड़ देते हैं और जल को तोड़ने के बाद में इससे प्रोटॉन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए जाते हैं। मतलब किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन और प्रोटॉन रिलीज़ किए जाते हैं। अब ये प्रोटॉन, ऑक्सीजन और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आगे इन एनर्जी प्रोडक्ट को बनाने के लिए NADP और हमने बात की थी ATP को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये कैसे बनते हैं, किस प्रकार से ये एनर्जी प्रोडक्ट बनते हैं वो आगे हम समझेंगे। ये है नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन। यहाँ पर आपको कुछ ग्रे हाईलाइट किया हुआ है, ये जो ग्रे रंग में आपको हाईलाइट किया गया ये सारा किसका है, साइक्लिक फास्फोराइलेशन है। और उसके साथ नॉन साइक्लिक का मतलब PS सेकंड कंपोनेंट जो PS फर्स्ट के साथ अटैच हो जाता है तो वो कहलाता है नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। अब फोटोफास्फोराइलेशन इसे बोलते हैं प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पर कुछ एनर्जी प्रोडक्ट ATP और NADPH+H बनते हैं। वही एनर्जी प्रोडक्ट जो होते हैं वो आगे डार्क रिएक्शन के अंदर एनर्जी को कंज्यूम करने के काम में आते हैं। तो जो ग्रे पार्ट आपको दिखाया गया ये सारा पार्ट है वो साइक्लिक फास्फोराइलेशन का है और पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। अब आगे देखते हैं किस प्रकार से प्रक्रिया पूरी होती है। नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन यहाँ थ्योरी दी हुई है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो 680 मतलब कि पिगमेंट सिस्टम 680 जिसके अंदर वेवलेंथ जो होती है वो 680 है, उससे कम की वेवलेंथ के अंदर जब प्रकाश की उपस्थिति में जब वो पिगमेंट सिस्टम एक्टिव होता है तो वो अपने एनर्जी प्रोडक्ट को इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड होकर और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करता है, वो इलेक्ट्रॉन वापस लौट कर नहीं आता है, वो इलेक्ट्रॉन फिर PS फर्स्ट में प्रवेश कर जाता है। इसके कुछ एनर्जी प्रोडक्ट होते हैं NADP, ATP वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। और तीसरा प्रोसेस होता है यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, मतलब यहाँ पर 3 चीज़ पूरी होती है। NADPH का निर्माण होता है, ATP का निर्माण होता है और वाटर का फोटोलाइसिस प्रकाश अपघटन जल का होता है जिसकी सहायता से ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। और इसके लिए PS सेकंड रिस्पॉन्सिबल होता है या P680 रिस्पॉन्सिबल होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन इवॉल्व कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, जिसके अंदर मैंगनीज, क्लोरीन और कैल्शियम आयनों का एक ग्रुप होता है जो जल के प्रकाश अपघटन को तोड़ने के लिए या जल को तोड़ने के लिए उससे ऑक्सीजन इवॉल्व करने में मदद करता है। वाटर फोटोलाइसिस ऑफ बाय ऑक्सीजन इवॉल्व कॉम्प्लेक्स, इसको हम अलग से समझते हैं थोड़ा सा, ये हम पहले से समझ चुके हैं। अब होता क्या है, जैसे ही प्रकाश तंत्र सेकंड अपने आप को एक्टिव कर लेता है तो उसके थोड़ा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया जाता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हुए वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की पूरी चेन जो होती है वो
पाई जाती है, जो कि जैसा कि इसमें यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये देखो यहाँ पर पूरी चेन दिखाई दे रही है आपको। वाटर जो प्रकाश तंत्र सेकंड या फोटो सिस्टम सेकंड जो होता है अपनी सूरज की वेवलेंथ के प्रकाश को एक्सेप्ट करता है, सूरज की 680 या उससे कम की वेवलेंथ को एक्सेप्ट करता है, तो वो खुद को एक्टिव कर लेता है। वो एक्टिव करके अपने आप को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है, और उसी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के अंदर ऑक्सीजन का सिंथेसिस होता है, ऑक्सीजन बनता है। इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, प्रकाश अपघटन होता है, प्रकाश की उपस्थिति में जल का अपघटन होता है, जल टूट जाता है और वो H पॉजिटिव ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन के रूप में अपने आप को रिलीज़ करता है, जिसके अंदर 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के रूप में प्रोडक्ट जो होते हैं तैयार करते हैं। ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रिलीज होती है, जबकि ये दोनों मॉलिक्यूल जो होते हैं वो फर्दर आगे एनर्जी प्रोडक्ट बनाने के अंदर अपने आप को तैयार करते हैं, या अपने आप को तैयार कर लेते हैं। ये सभी की सभी प्रक्रिया जो होती है वो थाइलिक्विड के ल्यूमन में होती है, मतलब कि ये जो प्रक्रिया है सारी थाइलिक्विड के ल्यूमन में होगी। ये जो प्रक्रिया है ये सारी थाइलिक्विड मेम्ब्रेन के ल्यूमन में होगी। जो भी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है ये थाइलिक्विड के ल्यूमन में होगा, और स्ट्रोमा जो होगा ये पार्ट जो है वो थाइलिक्विड मेम्ब्रेन है, और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ये दोनों सारे प्रोडक्ट जो होंगे वो ल्यूमन के अंदर होंगे। ऑक्सीजन गैसीय स्टेज में है तो आसानी से क्या हो जाएगी, वो रिलीज़ हो जाएगी। उसके बाद हम पढ़ते हैं हिल रिएक्शन। हिल रिएक्शन हमने पढ़ी है मैकेनिज़्म फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ऑक्सीजन इवॉल्व कॉम्प्लेक्स के द्वारा होती है। इसको समझाने के लिए एक साइंटिस्ट थे रॉबिन हिल साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, इस पूरे मैकेनिज़्म को भी ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, ऑक्सीजन जल के प्रकाश अपघटन के द्वारा बनती है और ऑक्सीजन को उसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है। तो रॉबर्ट हिल ने क्या किया, एक आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज़ किया, एक कृत्रिम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज़ किया, और उस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कंपोनेंट का नाम है DCPIP, डाई क्लोरोफिनोल इंडोफिनोल। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो खुद को रिड्यूस करेगा, और ख़ुद को जैसे ही रिड्यूस करता है तो इसके कलर में चेंज आ जाता है, इसका रंग बदल जाता है। नेचुरली ये जो है ये जो पदार्थ है जिसको डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल कहते हैं, ये गहरे नीले रंग का होता है, इसका रंग डार्क ब्लू होता है। लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जैसे ही गुजरते हैं या जैसे ही अपने आप को रिड्यूस कर लेता है, तो ये इसका रंग बदल जाता है और इसका रंग जो होता है वो हल्का नीला या कलरलेस हो जाता है। इसी को प्रयोग में लेकर उन्होंने कृत्रिम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का यूज़ किया। इसको हम आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलते हैं। उन्होंने क्या किया, कुछ पौधे के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को उन्होंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा किया, और टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा करके उसे प्रकाश की उपस्थिति में डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल जो मॉलिक्यूल्स है उसके साथ रख दिया, दोनों को साथ मिला दिया, जो कि नीले रंग का था। अब उन्होंने क्या किया, जैसे ही लाइट की प्रेजेंस उसे दी गई, लाइट की उपस्थिति में जब उस डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल प्लस क्लोरोप्लास्ट इन दोनों को जोड़कर जब रखा गया लाइट की प्रेजेंस के अंदर, तो लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के द्वारा जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, खुद को रिड्यूस कर लिया, और रिड्यूस करते ही उसने क्या किया, उसका कलर जो है वो वापस ब्लू से लाइट ब्लू या उसका कलर लेस हो गया। इसी को बोलते हैं हिल रिएक्शन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। मतलब कि उन्होंने ये समझाया कि जल के प्रकाश अपघटन में कुछ इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे तभी जाकर एनर्जी प्रोडक्ट बनेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन जब रिलीज़ होंगे तभी ऑक्सीजन इवॉल्व होगी, ऑक्सीजन बनेगी। क्योंकि जल के अंदर से इलेक्ट्रॉन जब टूटेंगे तो H पॉजिटिव प्रोटॉन बनेंगे, और उसी से ऑक्सीजन रिलीज़ होगी। जल के टूटने से ये ऑक्सीजन रिलीज़ होगी। तो जब ऑक्सीडाइज हुआ तो इलेक्ट्रॉन
वो डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल जब रेड्यूस हुआ तो उसका कलर चेंज हो गया। उसको समझाने के लिए उन्होंने क्या किया, इस तरह का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि डाइक्लोरो इंडोफिनोल इनोल जो है वो परमिट करती है लाइट को इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एक्सेप्ट किया जाता है। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स उसके अंदर सोल्यूशन में पहले से डाले हुए थे, उसके अंदर DCPIP मॉलिक्यूल्स और डाल दिए। अब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को जब लाइट की प्रेजेंस में रखा जाता है तो उसके द्वारा क्या होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे लाइट की प्रेजेंस में। इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, DCPIP। ये आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए तो इसका कलर पहले ये था और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद में इसका कलर जो था वो लाइट कलर का हो गया, कलरलेस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट रिएक्शन के अंदर कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने के कारण ही इसको हम बोलते हैं हिल रिएक्शन। हिल ने इसकी खोज की और हिल ने ही इसके बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है और इसलिए इसको बोलते हैं हिल रिएक्शन। और हिल ने ये एक्सपेरिमेंट है वो पूरी तरीके से ये प्रूफ कर दिया कि कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो खुद को रिड्यूस कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं। तो हिल ने यही बताने की कोशिश की। वापस चलते हैं कि उन्होंने हिल ने क्या बताया। रॉबिन हिल ने ये एक्सपेरिमेंट किया जिसमें क्लोरोप्लास्ट को अलग करके, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को अलग करके उन्होंने आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का यूज़ करके रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में बताया गया कि इलेक्ट्रॉन रिलीज़ भी होते हैं और ऑक्सीजन भी साथ साथ में रिलीज़ होती है। उसके बाद केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस हमने पीछे रिएक्शन पढ़ी, नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन सभी प्रकार के पौधों में पाई जाती है, जबकि साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन जो होती है एनारोबिक कंडीशन के अंदर काम में आती है और मैंने बैक्टीरियल सेल के अंदर ये पूरी होती है। प्लांट सेल में होती है लेकिन वो नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन के साथ ये पूरी होती है। तो मैंने आपको रिएक्शन के अंदर समझाया था कि किस प्रकार ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर आपको बताई गई है, जिसके अंदर PS फर्स्ट और PS सेकंड का अरेंजमेंट यहाँ पर दिखाया गया है। ये PS सेकंड है, PS फर्स्ट है, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है और ATP सिंथेटेज पूरे थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर आपको अरेंज करते हैं। इसके अंदर का पार्ट कहलाता है ल्यूमन, इसे बोलते हैं ल्यूमन, और बाहर का पार्ट कहलाता है स्ट्रोमा। एक थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की टिपिकल स्ट्रक्चर समझाई गई जिसके अंदर अपने आप को अरेंजमेंट जो है वो इसका समझ में आया हुआ है पहले कि पिगमेंट सिस्टम, फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड किस प्रकार थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर अपने आप को व्यवस्थित रखते हैं ताकि वो लाइट रिएक्शन को पूरा करते हैं। अब हम समझते हैं केमियोस्मोटिक थ्योरी, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमिकल ऑस्मोटिक या रासायनिक परासरणी सिद्धांत ये दिया गया पीटर मिटशेल के द्वारा 1961 के अंदर। अब उसी डायग्राम को थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर समझाया गया है। जो डायग्राम आपने यहाँ पर देखा है, इसी डायग्राम को थोड़ा सा फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड के साथ ज्वाइन करके उसको थोड़ा सा डिटेल में समझाया गया है। इस डायग्राम को समझने से पहले इस डायग्राम, जो पीछे डायग्राम आपको दिया गया है, इसको दिमाग में रखें तो आगे वाला कॉन्सेप्ट जो वो आसानी से समझ में आएगा। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, तो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है वो दिया गया पीटर मिटशेल के द्वारा। पीटर मिटशेल ने 1961 के अंदर दिया। उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार ATP और NADPH2 की फॉर्मेशन होती है। हमने पहले साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन पढ़ा। नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन के अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर मूवमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट होने के साथ साथ वो कुछ एनर्जी प्रोडक्ट बनाता है। वो एनर्जी प्रोडक्ट कहाँ बनते हैं, किस प्रकार बनते हैं, उसको समझाने का श्रेय दिया जाता है पीटर मिटशेल को। पीटर मिटशेल ने क्या किया, उन्होंने समझाया कि जैसे ही फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट दोनों मिलकर काम करते हैं तो उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है और स्ट्रोमा से कुछ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को अब्जॉर्ब कर लिया जाता है प्लास्टोक्विनोन के द्वारा। और प्लास्टोक्विनोन जैसे ही
खुद को ऑक्सीडाइज करता है, इलेक्ट्रॉन जब उसके अंदर से निकल जाता है तो वापस वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को भी वहाँ से रिलीज़ कर देता है। लेकिन यहाँ पर ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन जो ग्रे लाइन में जो पूरा फॉर्मेट आपको दिखाया गया है, ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में इन्वर्टेक्शन है, इसके बाहर स्ट्रोमा है और अंदर क्या है इसके ल्यूमन। इनकी पोजीशन को आपने ध्यान रखना है अच्छी तरीके से। तो पूरा का पूरा जो ग्रे पार्ट है, ये पूरा ग्रे पार्ट जो दिखाई दे रहा है आपको, ये ग्रे पार्ट पूरा का पूरा थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्ट्रोमा से ल्यूमन के अंदर H पॉजिटिव आयनों की मूवमेंट आसानी से हो सकती है, लेकिन उन्हीं H पॉजिटिव आयनों की मूवमेंट वापस ल्यूमन से स्ट्रोमा में किसी भी तरीके से ये मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करती है। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन इसके लिए अपारगम्य होती है। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे केमियोस्मोटिक थ्योरी दी, प्रासरणी सिद्धांत दिया गया, केमिकल प्रासरणी सिद्धांत पीटर मिचेल के द्वारा 1961 के अंदर। उन्होंने कहा भी जैसे जैसे ये लाइट रिएक्शन का नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पूरा होता है या नॉन साइक्लिक रिएक्शन पूरी होती है, तो यहाँ पर जो ल्यूमन है, ल्यूमन के अंदर H पॉजिटिव आयनों की संख्या बढ़ती चली जाती है। क्यों? एक तो वाटर का फोटोलाइसिस हो रहा है, जल का प्रकाश अपघटन हो रहा है, उसके द्वारा भी कुछ H पॉजिटिव आयन टूटते चले जाने, वो H पॉजिटिव आयन भी कहाँ होंगे? ल्यूमन में इकट्ठा होंगे। दूसरा, जब स्ट्रोमा से जब कुछ ये प्रोडक्ट PQH2 प्लास्टोक्विनोन अपने आप को रिड्यूस करता है, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है तो खुद को रिड्यूस करने के लिए वो क्या करता है? बाहर से H पॉजिटिव आयनों को रिसीव कर लेता है, और वो H पॉजिटिव आयन रिसीव करने के बाद में उन्हें त्याग दिया जाता है ल्यूमन के अंदर, क्योंकि थाइलेकोइड मेम्ब्रेन जो होती है उससे वापस बाहर निकलने के लिए पारगम्य नहीं है, उसे अंदर लाने के लिए ही पारगम्य है। पहली बात तो दो चीज़ यहाँ पर हो रही है, H पॉजिटिव आयन स्ट्रोमा से ल्यूमन के अंदर एंटर कर रहे हैं, और दूसरा ल्यूमन के अंदर खुद फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन इवॉल्व कॉम्प्लेक्स भी वहीं पर है, तो वो प्रकाश की उपस्थिति में जल के मॉलिक्यूल्स को तोड़ता चला जा रहा है। जब तक उसको प्रकाश मिलता चला जाएगा वो जल के अणुओं को तोड़ता चला जाएगा, और वहाँ पर H पॉजिटिव आयनों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। अब होगा क्या? इन दोनों कंडीशन में, पहली कंडीशन ये और दूसरी कंडीशन ये, इन दोनों कंडीशन के अंदर क्या होगा? यहाँ पर H पॉजिटिव आयनों की संख्या बढ़ जाएगी, जिसके कारण ल्यूमन का pH लो हो जाएगा। ल्यूमन का जो pH है H पॉजिटिव आयनों की संख्या के कारण क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही गिर जाएगा, pH बहुत ही कम हो जाएगा। अब pH कम होता तो वहाँ पर एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी तो वो ल्यूमन को या थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के लिए हार्मफुल होती है, और पूरा हमारा ग्रेनल मेम्ब्रेन जो होती है वो डैमेज होने के चांस होते हैं। इस डैमेज से बचने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पर मैंने आपको थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर कुछ कंपोनेंट बताए थे कि यहाँ पर PS फर्स्ट भी अरेंज होता है, PS सेकंड भी अरेंज होता है, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स भी पाए जाते हैं, और साथ में पाया जाता है ATP सिंथेटेज, ये भी इसके ऊपर अरेंज होता है। अब यहाँ पर काम आएगा ATP सिंथेटेज। ल्यूमन में जैसे जैसे H पॉजिटिव आयनों की संख्या बढ़ती चली जाती है, तो यहाँ पर ल्यूमन का जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन का कोई भी पार्ट जो है वो इस H पॉजिटिव आयनों के लिए परमेबल नहीं है। इसके लिए परमेबल या पारगम्य है तो वो ATP सिंथेटेज जो पाया जाता है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर ही पाया जाता है। तो H पॉजिटिव आयन ये भी आ रहे हैं और ये भी आ रहे हैं, इन H पॉजिटिव आयनों को वापस बाहर निकालने का काम कौन करता है? ATP सिंथेटेज करता है। लेकिन ATP सिंथेटेज बाहर जैसे ही निकलते हैं H पॉजिटिव आयन, तो वो क्या करेगा? उस H पॉजिटिव आयनों के द्वारा कुछ एनर्जी रिलीज़ होगी, उस एनर्जी को वो ATP से ATP में बदल देगा। अब ये प्रक्रिया जो होती है वो ऑस्मोसिस के अनुसार होती है, मतलब कि H पॉजिटिव आयन अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूव करते हैं, क्योंकि स्ट्रोमा से H पॉजिटिव आयन मूव कर रहे हैं, और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के द्वारा भी H पॉजिटिव आयन जो मूव करते जा रहे हैं, तो बाहर स्ट्रोमा के अंदर H पॉजिटिव आयनों की संख्या कम हो जाती है, जिसके कारण pH बढ़ जाता है। और यहाँ पर
ल्यूमन के अंदर क्या होता है, H पॉजिटिव आयनों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण उसका pH घट जाता है। pH के घटने के कारण एसिडिटी बढ़ती है। तो दोनों के बीच में क्या आ जाता है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट या सांद्रता प्रवणता आ जाती है। H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता प्रवणता के परिवर्तन के कारण ये H पॉजिटिव आयन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ATP सिंथेटेज कंपोनेंट में से बाहर निकलते हैं। थायरोइड मेम्ब्रेन जो होती है वो ATP सिंथेटेज मॉलिक्यूल्स को ही परमेबल करती है H पॉजिटिव आयनों को बाहर ले जाने के लिए, जिसके कारण बाहर H पॉजिटिव आयनों की संख्या वापस क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। और H पॉजिटिव आयनों की संख्या बराबर होने होते ही वहाँ पर कुछ मात्रा में ADP को ATP में बदल दिया जाता है। तो कुछ एनर्जी प्रोडक्ट ATP के रूप में बदलते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर ATP तो बन गए, ATP बनने के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रॉन जो फेरेडोक्सिन में से गुजरते हैं, तो कुछ NADP कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं वो स्ट्रोमा के कुछ मॉलिक्यूल्स को H पॉजिटिव को मॉलिक्यूल्स को एक्सेप्ट करके NADP H पॉजिटिव में बदल दिया जाता है। मतलब कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे तो वो कुछ मात्रा में H पॉजिटिव आयनों को ऑब्जॉर्व कर लेंगे। तो इस तरह से स्ट्रोमा पूरा का पूरा जो होता है वो H पॉजिटिव आयनों की कमी को दर्शाता है, जबकि ल्यूमन जो होता है वो H पॉजिटिव आयनों की अधिकता को दर्शाता है। इस अधिकता और कमी, इस कमी और इस अधिकता की सांद्रता को बराबर करने के लिए ATP सिंथेटेज रिस्पॉन्सिबल होता है। ATP सिंथेटेज में से H पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं, इसी कारण कुछ ATP बनती है। अब ये साइटोक्रोम B6 और F का क्या योगदान है, यहाँ पर भी ATP इसके द्वारा बनते हैं। तो वो ATP बनते हैं कब, जब स्ट्रोमा के द्वारा कुछ मॉलिक्यूल हैं H पॉजिटिव आयन के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। वही H पॉजिटिव आयन जब वापस बाहर जाएंगे तो इस दौरान यहाँ पर क्या बनता है, ATP बनते हैं। तो कुछ बुक्स में आपको डायग्राम में दे रखा है साइटोक्रोम B6 और F के बीच ATP बनते हैं। तो वो ATP वहाँ पर डायरेक्ट न बनकर इस प्रकार से जब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मूव होते हैं और वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मूव करते हुए ATP सिंथेटेज में से गुजरते हैं, तो उस ATP सिंथेटेज के द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के दौरान ही वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इधर मूव करते हैं, इसलिए वहाँ पर ATP की फॉर्मेशन होती है। तो कुछ बुक्स के अंदर उसको सिर्फ साइटोक्रोम के द्वारा ही उसके बीच में दिखाया गया है, तो उसको बीच में न समझकर हम ये समझें कि स्ट्रोमा मॉलिक्यूल से प्लास्टोक्विनोन के H पॉजिटिव आयन को जब एक्सेप्ट किया जाता है और वह H पॉजिटिव आयन जब ल्यूमन में वापस आ जाते हैं, तो ल्यूमन से उन्हें ATP सिंथेटेज में से गुजरना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो ATP बनते हैं। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया ऑस्मोसिस के कॉन्सेप्ट को या परासरण के कॉन्सेप्ट को पूरा करते हुए ATP की फॉर्मेशन होती है। इसलिए इसको हम बोलते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, केमिकल ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ऑफ पीटर मिटशेल ने दी थी। और इसी के द्वारा कुछ एनर्जी प्रोडक्ट बनते हैं जो ATP और NADP के रूप में बनते हैं। तो हम पूरी लाइट रिएक्शन जिसके अंदर साइक्लिक पाथवे और नॉन साइक्लिक पाथवे दोनों के अंदर, और साथ में हमने समझा हिल रिएक्शन और साथ में समझा हमने केमी ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ पीटर मिटशेल। इस पूरे कॉन्सेप्ट के बाद हमने समझने के बाद हमें ये बात पता चली कि पूरी की पूरी लाइट रिएक्शन जो होती है वो कुछ एनर्जी प्रोडक्ट बनाती है, जिसको हम बोलते हैं NADPH प्लस H पॉजिटिव। ये दो एनर्जी प्रोडक्ट जो होते हैं वो लाइट रिएक्शन के बाय प्रोडक्ट होते हैं, जिसको स्ट्रोमा में रिलीज़ कर दिया जाता है। ATP भी कहाँ बनती है, स्ट्रोमा में बन जाती है, और NADPH प्लस H पॉजिटिव वो भी कहाँ बनते हैं, स्ट्रोमा में बनते हैं। तो इन दोनों का फ्यूचर या भविष्य जो होता है वो स्ट्रोमा में होने वाली रिएक्शन पर डिपेंड करता है, जिसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को समझने के लिए हम इसको नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। तो ये यहाँ पर केमी ऑस्मोटिक थ्योरी की पूरी
केमियोस्फेटिक हाइपोथेसिस की पूरी थ्योरी दे रखी है। इस थ्योरी को हम यहाँ पर समझ सकते हैं। जो पीछे टॉपिक आपको समझाया केमियोस्फेटिक थ्योरी को, उसको हम थ्योरेटिकली यहाँ पर समझ सकते हैं। यदि कोई चीज़ यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो और टॉपिक समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।